हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर भारतीय संविधान पढ़ने वाले हैं और भारतीय संविधान का ऐसा वीडियो जो एक बार अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप पीसीएस लेवल में बैठिए चाहे आप कोई भी लेवल में बैठिएगा। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम संविधान पढ़ाने वाले हैं इसमें हमने अपने तरीके से नोट्स भी बनाया है और कई बुकों को हमने मिलाकर बनाया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर ना जाए। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट के माध्यम से अदर वीडियो देख भी सकते हैं। यहाँ पर डेली सुबह यहाँ पर 5 बजे आपको थ्योरी मिलेगा और शाम 5 बजे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी देखने को मिलेगा इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग जानेंगे सबसे पहले संविधान क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके मन में उठता है और कभी भी आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आम व्यक्ति भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान या संविधान है क्या। तो याद रखिए, साधारण शब्दों में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून एवं सिद्धांतों के समूह को संविधान कहा जाता है। आपको 3 पॉइंट बताना है। नियम कानून सिद्धांतों के समूह को जो आपका होता है ना, यही आपका संविधान होता है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत ही आपका पूरा का पूरा शासन व्यवस्था चलता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि संविधान के उद्देश्य क्या हैं। तो देखिए, संविधान किसी देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सृजन करता है। ये व्यवस्थापिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, ये आपको वीडियो में और देखने को मिलेगा। ठीक है, लगातार आप बने रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान किसी देश में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सृजन करता है। दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि किसी भी देश के सरकार के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व को स्थापित करता है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है कि संविधान आम जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व स्थापित करता है। ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूरे के पूरे थ्योरी लेवल से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सर्वप्रथम संविधान का निर्माण कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा, विश्व में सर्वप्रथम यूनान की राजधानी एथेंस में संविधान का निर्माण किया गया। दूसरा पॉइंट अगर पूछेगा कि आधुनिक काल में सबसे पहले संविधान का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो आपके अमेरिका में किया गया। ये आधुनिक काल में है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक, याद रखिएगा कि भारत की प्रथम कानून की पुस्तक कौन सी है, मनुस्मृति है, जिसे मनु ने लिखा है। या भारत की सबसे प्राचीन स्मृति भी है। याद रखिएगा कि मनुस्मृति जो है ये भारत की सबसे प्राचीन स्मृति भी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। आईएमपी है, ये क्वेश्चन को नोट भी करिएगा और इसी प्रकार से आप लोग नोट्स भी बनाइएगा। तो देखो, क्वेश्चन दिया था कि मनु को भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि विलियम विल्किंसन ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से किया है। अगर क्वेश्चन पूछे कि मनुस्मृति, जिसे यहाँ पर भारत की सबसे प्राचीन स्मृति कहा गया है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो किया है किसने किया है, तो विलियम विल्किंसन ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट में क्वेश्चन आपसे दिया है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति शब्द के जनक हैं वो आपके कौन हैं, तो यूनान के विद्वान अरस्तु थे। याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे लेवल में क्वेश्चन बनता है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति शब्द के जो जनक है वो कौन है, तो यूनान के विद्वान है कौन, अरस्तु हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ के हैं, तो आपके यूनान के हैं अरस्तु। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, तो आपका पॉलिटिकस। ठीक है, पॉलिटिकल्स आपका है। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि सिकंदर के गुरु का नाम, तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात था। इनके गुरुओं का क्रम कभी पूछ लेता है कि इनके गुरु कौन थे, इनके शिष्य कौन थे, तो ये क्रम भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि भारत की राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक कौन, यहाँ पर अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक कौन है, कौटिल्य है। याद रखिए, भारत की राजनीति शास्त्र या प्रशासन की प्रथम पुस्तक कौन है, तो आपकी अर्थशास्त्र है, जिसके लेखक कौन है, कौटिल्य। कौटिल्य को तो आप लोग जानते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इन्हीं का श्रेय सबसे बड़ा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया है कि चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के बाद वहां के प्राचार्य भी बने थे। एक बार क्वेश्चन ये बना था कि चाणक्य कहाँ के प्राचार्य थे या कहाँ पर शिक्षा ग्रहण किया था। याद रखिए ऑप्शन में आपको कह सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय भी दिया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन आपका होगा क्या, यहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। याद रखिए विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि इस समय आपके कहाँ पर, आपके लाहौर में है। और अगर ये पूछे भारत का, तो भारत का नालंदा विश्वविद्यालय है। दोनों पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया है कि अर्थशास्त्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध विद्वान का मंदक की रचना नीतिसार है। ठीक है, ये आपका पॉइंट आपका पूछा भी गया था एक बार बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है कि अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंसिया के साथ किया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में किससे की गई है, तो मैकियावेली की जो पुस्तक है द प्रिंसिया के साथ की गई है। याद रखिए अर्थशास्त्र की तुलना आधुनिक काल में मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंसिया के साथ की गई है ना। अगला पॉइंट आप दिया है कि मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। बेहतरीन क्वेश्चन आपका दिया है, मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट में। देखो कई ऐसे पॉइंट थे जो आपने पहली बार पढ़ा होगा और कुछ हमने यहाँ पर बेसिक बताने के प्रयास किया है कि कुछ सीखिए। आपने हर जगह संविधान पढ़ा होगा, हर यूट्यूब चैनल में पढ़ा होगा, हर जगह आपने पैसे से कोर्स खरीदा होगा, लेकिन आज अगर आप पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपको किसी का कोर्स खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने आपको बता दिया है लेवल चाहे आप कितने भी ऊपर पहुंच जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, चाहे थ्योरी से बने चाहे आपके कहीं से बने। अब आते हैं हम लोग संविधान जो निर्माण हुआ है इसकी मांग कैसे हुई, क्यों भारतीय संविधान की जरूरत पड़ी, तो इसको हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन दिया गया है या पॉइंट आपसे दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने संविधान की मांग को प्रस्तुत किया था। किसने किया था, तो ब्रिटेन के थे सर हेनरी मैन ने संविधान की मांग को प्रस्तुत किया था। लेकिन व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान लागू किया गया, है ना। सबसे पहले यहाँ पर ब्रिटेन में, है ना, मांग की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो यहाँ पर अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान लागू किया गया। कहाँ, अमेरिका में। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है, जो पूछा जाता है एग्जामों में, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ पर हुआ, लागू हुआ था, तो आपके अमेरिका में लागू हुआ था, जो कि विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ये भी क्वेश्चन समझिएगा कि अगर क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, तो आपके कहाँ का है, तो आपके अमेरिका का है, जिसमें मात्र केवल 7 आर्टिकल हैं, 7 अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम जो संविधान निर्माण की मांग किया था वो किसने किया था, तो भारत में सर्वप्रथम जो आपके बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के नाम से जो हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं ना कभी कभी, बीजी तिलक, है ना, तो याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम जो आपके हैं वो आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में संविधान सभा के निर्माण की मांग किया था। ये भी डेटा आपको नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि 1922 में महात्मा गांधी ने भी सरकार के समक्ष मांग रखी थी। ठीक है, सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी ने भी सरकार के समक्ष ये मांग रखी संविधान के लिए। अगला है 1936 ईस्वी में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें पहली बार कांग्रेस के मंच में संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की गई। कभी कभी क्वेश्चन आपसे घुमा कर पूछा जाता है और पूछा जाता है कि कांग्रेस के मंच में, है ना, कांग्रेस के मंच में, ऐसे तो सभी लोग मांग कर रहे थे, लेकिन जो मेन पॉलिटिक्स उस समय थी, मेन आपके कह सकते हैं पकड़ थी, वो थी आपकी क्या, कांग्रेस, है ना, जो कि 1885 में इसका निर्माण भी हो चुका था। तो सर्वप्रथम जो कांग्रेस के मंच में संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की गई थी वो था लखनऊ अधिवेशन, जो कि पहली बार 1936 में इसकी मांग की गई थी। अध्यक्ष की बात करता है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। आते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा है। ठीक है, देखिए
द्वितीय विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है उस समय 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अभी यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे इसी वीडियो में, हमने बता भी दिया है कि कई तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, बस आप समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट देखिए, यहाँ पर हमने बताया कई तरीके से समझाएंगे, तो हमने बेसिक पढ़ा था, लेकिन संविधान मांग जरूरत पड़ी, लेकिन उसके पहले संविधान बन चुका था, लेकिन वो संविधान अस्थायी था, ठीक है। कैसे था उसको भी समझें। एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारतीय संविधान आपका है, तो इसके पहले जो आपका कानून चल रहा था, मतलब 1900 जो आपका संविधान बना था, मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले जो संविधान अपने यहाँ चल रहा था वो कौन सा संविधान, तो ये था भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग काफ़ी ऐसे रूल आए थे जिनके अकॉर्डिंग आपका संविधान चल रहा था, लेकिन वो संविधान हमारा संविधान नहीं था, वो ब्रिटेन का संविधान था। तो देखिए क्वेश्चन आपका 1935 से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। देखिए यह अधिनियम, कौन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं थी और कितनी अनुसूचियां थी, तो याद रखिएगा कि 321 आपकी धाराएं थी और 10 आपकी क्या थी, अनुसूचियां थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर समझिएगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में यहाँ पर 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था क्या है, इसको भी हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे आपका यहाँ पर केंद्र में होती है क्या, जो आपकी होती है लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार आपके राज्यों में क्या होती है, राज्यों में होती है विधानसभा और विधान परिषद, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। तो यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था हुई कहाँ पर, बंगाल, बम्बई और आपके कहाँ पर मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में हुई थी। दूसरा पॉइंट आपसे यहाँ पर होता है कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था कब हुई थी, तो 1935 के अकॉर्डिंग ही संघीय न्यायालय का प्रावधान भी किया गया, जो कि 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। हाँ, आपको वीडियो थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर हमारे आवाज़ पर फोकस करिएगा, हमारे आवाज़ को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह छोटा जरूर नहीं दिखेगा, कहीं बड़ा भी होगा, कहीं छोटा भी होगा, ठीक है। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछा जाता है तो आपके कौन थे, सर मैरिस वेयर थे, ठीक है। वहीं पर तीसरा पॉइंट बनता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार भी हुआ, मतलब दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था कब हुई थी, तो आपकी 1935 में हुई थी। किसकी, दलित जाति, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए, ठीक है। और रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी समय आपकी की गई थी, ठीक है। और लोक सेवा आयोगों की स्थापना भी इसी समय की गई थी। लोक सेवा आप देखते हैं, संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, है ना, ये सभी आपकी स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट आ गया है क्रिप्स मिशन। हमने बताया था कि पूरी डिटेल से हम आपको बताने वाले हैं, कहीं भी अगर एक पॉइंट मिलता है तो उसको पूरी तरीके से विस्तार यहाँ पर आपको मिलेगा। क्रिप्स मिशन 1942 समझते हैं। पहला पॉइंट कि भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए, मतलब भारत में क्या थे, राजनीति के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गए थे, विवाद उत्पन्न हो गए थे, और उन विवादों को निपटारा करने के लिए यहाँ पर 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ये क्रिप्स मिशन जो कि आपके इंग्लैंड से ही आए थे, कौन थे इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। दूसरा पॉइंट, क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेट के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, ये इन्होंने कहा था, ठीक है। युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, इन्होंने कहा था, ये सब पहले ही कहा था, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत एवं देशी रियासत दोनों के प्रतिनिधि में से शामिल होंगे, ठीक है। अगला दिया है कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं करता हो देखते हैं पूरा पॉइंट यहाँ पर।
संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक हो जाएंगे। आप देखे हैं कि यहाँ पर बहुत ही ऐसे आपके राज्य हैं जो स्वतंत्रता के बाद विलय किए गए हैं ना, वही चीज़ इसमें दिया है कि अगर उसकी स्वीकार नहीं करता उनके प्रांतों में तो भारतीय संघ से उनको पृथक कर सकते हैं या हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है जो कि बहुत ही अच्छा है कि क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। याद रखिएगा कि जो आपका क्रिप्स मिशन आया इसने प्रयास किया था कि यहाँ पर पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के लोग कुछ लोग सोच रहे थे, मुस्लिम लोग सोच रहे थे कि हम पृथक यहाँ पर संविधान बनाएंगे अपने लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यही कारण है कि क्रिप्स मिशन आपका असफल हो गया था। तो याद रखिए क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आते हैं यहाँ पर देखते हैं कैबिनेट मिशन है क्या, क्योंकि कई बार आपको देखने को मिल रहा है। समझिए कि कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय कौन, सर क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन बना है कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे या ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो सर क्लीमेंट एटली थे जो कि आपके लेबर पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्होंने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था। कब, 22 जनवरी 1946। ठीक है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि कैबिनेट मिशन के सदस्यों में कौन कौन शामिल थे, तो देखिए यहाँ पर शामिल थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, मतलब इसके पहले जो क्रिप्स थे वो भी इसमें शामिल थे, साथ में थे AB अलेक्जेंडर और तीसरे थे पैथिक लॉरेंस। अब क्वेश्चन इन तीनों से पूछा जाता है कि कौन, यह क्वेश्चन पूछे जाएगा कि जब अपने यहाँ कैबिनेट मिशन आया उसमें से कितने सदस्य थे, तो 3 सदस्य थे, कौन कौन थे या इनमें से कौन नहीं था, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा। साथ में ये पूछेगा कि इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो इन तीनों में पैथिक लॉरेंस जो आपके थे वो आपके क्या थे, क्रिप्स मिशन के आपके कैबिनेट मिशन क्या थे, तो आपके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, सर पैथिक लॉरेंस। अब यहाँ पर जो आपका कैबिनेट मिशन था तो कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रावधान रखे इसलिए तो स्वीकार किया गया था। वहीं पर कैबिनेट जो आपका आया था, वहीं पर जो आपका कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन आया था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर कैबिनेट मिशन ने कुछ प्रावधान किए। उन प्रावधान में से क्या है कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, ये कैबिनेट मिशन ने कहा। दूसरा पॉइंट है कि संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ठीक है, फिर से पढ़िए, संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। ठीक है, जो संघ के लिए कानून बनेंगे वो तो होंगे, लेकिन अदर जो विषय हैं वो सभी क्या होंगे, उनकी शक्तियां प्रांतों में निहित होंगी। माना ये समझने का प्रयास करिए, जैसे मान लीजिए कि लॉकडाउन, जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना में लॉकडाउन सबसे पहले केंद्र सरकार ने कदम उठाया, लेकिन यहाँ पर बाद में कहा कि नहीं, कोरोना अपने राज्यों के अनुसार अर्थात राज्य गाइडलाइन जारी करेगा। तो यहाँ पर कहा कि जो संघीय व्यवस्था है, संघीय विषय हैं वो संघ में रहेंगे, लेकिन अदर जितने भी सभी विषय हैं वो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो प्रांतों में निहित कर दी जाएंगी, प्रांतों के अंतर्गत। ठीक है, अगला आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। ठीक है, कैसी, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। और इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होंगे, तो आपके 389 सदस्य यहाँ पर होंगे। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, 389। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके प्रतिनिधित्व थे, है ना, जो चुने जाने थे, कितने जनसंख्या के बीच में एक लीडर होगा या एक नेता चुना जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों और संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। कैसे, जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर युवा शब्द नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है, अंतरिम सरकार, ये अंतरिम सरकार है तो इसको भी देख लीजिए अंतरिम सरकार है क्या। तो देखिए कि 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, 24 अगस्त ये डेट याद रखिएगा क्योंकि यही डेट आपकी महत्वपूर्ण है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, है ना। इसमें जो आपकी अंतरिम सरकार थी इसमें मुस्लिम
जो आपकी थी उनकी भागीदारी नहीं थी, परंतु 3 मुस्लिम सदस्य थे। और यही क्वेश्चन बना देता है एग्जाम में कि भाई जब मुस्लिम लीग को भागीदारी नहीं बनाया गया, साझी नहीं किया गया, तो ये 3 मुसलमान थे तो कौन थे? तो ये 3 मुसलमान शामिल थे। ठीक है, दूसरा अभी कौन थे अभी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। देखो पहले नहीं शामिल हो रही थी, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य क्या था कि परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना। मतलब ये जो आपके थे, मतलब अपनी आग को भड़काते रहना, इसलिए शामिल हुए थे। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। ठीक है, याद रखिएगा कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, और इस परिषद के अध्यक्ष जो थे वो आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? यहाँ पर याद रखिएगा कि इसके जो आपके अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि वायसराय थे, और उपाध्यक्ष जो आपके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, समझ में आ गया ना। अंतरिम सरकार के जो आपके अध्यक्ष थे उस समय कार्यकारी जो परिषद बनी थी, तो इस परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस समय वायसराय थे, और उपाध्यक्ष चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि अंतरिम सरकार में सबसे पहले 3 मुस्लिम सदस्य जो आपके थे, है ना, 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे, कि स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। ठीक है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय दिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। अब यहाँ पर समस्या ये आ गई कि ठीक है यार, आप शामिल हो गए हैं संविधान सभा में और आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, तो जो भी हम यहाँ पर निर्णय देंगे तो संविधान सभा का जो निर्णय होगा वो जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर हम उसको लागू ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है अंतरिम सरकार कौन थे। देखो क्वेश्चन ये पूछेगा कि राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले जो आपके थे ये विभाग किसके अंडर में था, तो जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे भी समझ लीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री होते हैं वो विदेशी मामले और जो आपका राष्ट्रमंडल है वो वही देखते हैं। तो यहाँ पर पहले प्रधानमंत्री भी आपके थे, तो इससे आपको याद रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप देखते हैं कि जो छोटे छोटे टुकड़ियों को तो उनको अपने आपस में मिलाने के लिए यहाँ पर ये ग्रह कला होती है। देखो आपस में जो छोटे छोटे उनको बोलते हैं ग्रह कला, है ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो ग्रह सूचना और प्रसारण मंत्रालय इनके अधीन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, ठीक है, मतलब जो विभाग था कौन, खाद्य और कृषि विभाग, वो उसके सदस्य कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, उद्योग एवं नागरिक उपोर्त, देखो उद्योग में कौन थे, जान मथाई थे। ठीक है, जान मथाई तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जहाँ पर श्रम जो करते हैं जग वाले, पूरे जग करता है, तो जग जीवन राम थे, वो श्रम विभाग के आपके थे। ठीक है, अगला है यहाँ पर रक्षा विभाग के जो आपके बनाए गए थे वो आपके सरदार बलदेव सिंह। देखो रक्षा कौन करेगा, जिसके अंदर बल होगा, है ना, बल होगा वही तो रक्षा करेगा। तो रक्षा मंत्रालय या रक्षा जो विभाग था उसके आपके सदस्य थे सरदार बलदेव, है ना, सरदार बलदेव सिंह। अगला दिया गया है कार्य एवं खनन ऊर्जा से आपको याद रखिएगा, ऊर्जा से याद रखिएगा CHC भाभा, है ना, भाभा याद रहेगा। वित्त मंत्रालय, वित्त जो आपके थे, वित्त, है ना, वित्त विभाग, वो कौन देख रहे थे, लियाकत अली देख रहे थे। ठीक है, वहीं पर जो डाक है, वायु सेवा, वायु, रेल और संचार, ये थे आपके अब्दुल रब नस्तार थे। ठीक है, शिक्षा एवं कला के लिए, शिक्षा के लिए पूछा जाता है तो C राजगोपालाचारी। ठीक है, वाणिज्यिक के लिए थे तो II चुंदरीकर थे, और स्वास्थ्य विभाग के जो थे वो थे आपके गजफर अली खां थे। ठीक है, और विधि जो आपके थे, विधि विभाग के वो आपके थे योगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, ये थे। और अभी आपने देखा अब्दुल भी मिल गए, ये भी मिल गए, मतलब तीनों पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल चुके हैं। ठीक है ना, ये तीनों आपको मिल गए हैं जो मुस्लिम भी थे आपके। अब आते हैं यहाँ पर, देखो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या थी। लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है समझिए, जो कि डेट भी याद रखिए 3 जून 1947। ठीक है, देखो भारत के अंतिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, कब आए थे, 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका उद्देश्य था भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करना। यहाँ पर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो माउंटबेटन योजना की कुछ आपकी पॉइंट थी, कुछ प्रावधान थे। क्या, पहला पॉइंट कि भारत का विभाजन भारतीय संघ तथा पाकिस्तान में कर दिया जाए।
कर दिया जाएगा। समझ में आ गया ना। माउंटबेटन योजना ही थी जिसमें से भारतीय संघ जो आपका क्षेत्र था और पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, है ना। दूसरा पॉइंट दिया है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत अर्थात असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया जाएगा कि वो किसके साथ रहना है, क्योंकि ये जो आपका एरिया था असम का सिलहट एरिया, ये अभी भी किसी के अधीन नहीं था। मतलब ना ये चाह रहा था कि इंडिया में और ना ही ये पाकिस्तान में, इसलिए बोला गया जनमत संग्रह, मतलब वहाँ के लोग जो कहेंगे वही किया जाएगा। तो उनसे ये पता किया जाएगा वो किसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। ये सब माउंटबेटन योजना में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो जाएगी। यह समझिए हो रही है सब पूरा, ठीक है ना। तो 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर पाकिस्तान और जो आपका कह सकते हैं भारत है, दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र अधिराज्य की स्थापना हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रत्येक अधिराज्य में, मतलब प्रत्येक जो आपके हैं, है ना, एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। समझिए, इसके पहले वायसराय थे, वायसराय का पद यहाँ पर खत्म किया गया। अब वहीं पर गवर्नर जनरल आपके हो गए जिनकी नियुक्ति इंग्लैंड के जो सम्राट थे वही करेंगे। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। जो संविधान सभा है वो विधानमंडल कहाँ होता है, राज्यों में, है ना। तो संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत अंतर्गत कार्य करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग, एक था आपका पंजाब सीमा आयोग, दूसरा था बंगाल सीमा आयोग, गठित किए गए, जिनके अध्यक्ष थे सर रेडक्लिफ। इसलिए आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो आपकी सीमा रेखी है रेडक्लिफ, है ना, तो ये अध्यक्ष थे रेडक्लिफ, ठीक है। इसलिए इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रखा गया। अब यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है प्रधानमंत्री, है ना, जो आपके थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू, विदेशी मामले पंडित जवाहरलाल नेहरू, मामले, है ना, वैज्ञानिक शोध ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृह सूचना प्रसारण ये आपके कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खाद्य, है ना, शिक्षा थे आपके, देखो उसमें शिक्षा और इसमें यहाँ पर कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, है ना। वहाँ कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, ठीक है। उस समय थे सी राजगोपालाचारी, लेकिन ये 1947 की बात है, वो 1946 की बात थी। यहाँ पर शिक्षा आपकी किसकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। रेल एवं परिवहन मंत्रालय ये आपकी जान मथाई हैं, ठीक है। वित्त संबंधी कौन देख रहे हैं, तो 1947 में वित्त जो आपके थे वो आपके थे कौन, तो RK षणमुखम आपके कौन, शेट्टी, ये वित्त आपके थे। विधि निर्माता आपके थे, देखो उस समय विधि निर्माता अलग थे, यहाँ पर कौन है, तो आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं। श्रम मंत्रालय आपके जगजीवन थे, कोई दिक्कत नहीं। रक्षा मंत्रालय आपके बलदेव सिंह थे, वही आपकी हैं। स्वास्थ्य देखिए, स्वास्थ्य में कौन आ गई हैं 1947 में, तो आपकी राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। वाणिज्य में आपके कौन है, CH भाभाई हैं। संचार में कौन है, रफ़ी अहमद किदवई हैं। और उद्योग और पूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और कार्य खनन और ऊर्जा के लिए थे VN गडगिल थे, ठीक है। ये रहे 1947 का जो आपका था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान जो स्टार्ट हुआ था, अभी तक देखो जो भी हमने पढ़ा है, जो भी हमने आपको पढ़ाया है, ये पूरा का पूरा संविधान का बेस था, निचोड़ था, और वही संविधान का, क्योंकि संविधान अलग है, पॉलिटी अलग है। जब हम आपको आर्टिकल नंबर 52 ले चलेंगे तब हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे। पॉलिटिक मतलब होता है जब हम आपको राष्ट्रपति ये सब बताएं, पॉलिटिक्स से संबंधित होती हैं। लेकिन इसके पहले जो आर्टिकल नंबर आपके रहेंगे 51 तक, वो होती है भारतीय संविधान। आप लोग इंटर करने के बाद भारतीय संविधान आपने इसके पहले कह सकते हैं बहुत ही नॉर्मल पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर पॉलिटी पढ़े होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर जो हमने संविधान पढ़ा दिया है, ये संविधान नॉर्मल ही आपको पढ़ने को मिलता है। जो ज्ञान हमने आपको इस वीडियो में आपको दे दिया है, और प्रयास करिएगा कि इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, है ना। हर एक बारीकी को यहाँ पर आपको नोट करिएगा, कॉपी में नोट करिएगा, तभी यहाँ पर आपको सफलता मिलेगा। कंप्लीट यहाँ पर सीरीज कर देंगे, पूरे के पूरे यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, स्टार्टिंग थी इसलिए इतना ज़्यादा समय लग गया। बेस हमने बताया, कई तरीके से बताया, है ना। और हमने आपको बता दिया है कि शाम 5 बजे इसका लाइव टेस्ट भी हम आपको दे देंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी शाम 5 बजे हिंदी चैप्टर वाइज चल रही है, 2-3 चैप्टर आपके बच्चे हैं। मिला के यहाँ पर 15 जून तक है आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और 15 जून से यहाँ पर आपकी क्लासें हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देने लगेंगे। तब तक आपका एक चैप्टर, एक टॉपिक भी खत्म होगा संविधान,
मॉर्निंग में यहाँ पर संविधान आपका खत्म होगा और इसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव शुरू होंगे। फिर मॉर्निंग में आपको हिस्ट्री कराएंगे, शाम को ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो इस प्रकार से जीएस भी आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बस डेली आप देखिएगा, ऐसा नहीं कि एक दिन देखिए और इसके बाद ना देखें, क्योंकि हम जो भी चीज़ देते हैं सॉलिड देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सभी को पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसकी तैयारी कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अच्छा लगा तो आप लोग एक स्पेशल कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को धन्यवाद।